क्लास 11 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये है फिजिक्स की दुनिया। सबसे पहले फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फिजिक्स की दुनिया होती क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ताकि आपको पता लगे कि ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कितनी लविंग चीज है, कितनी मजेदार चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमको यही बताता है कि फिजिक्स क्या होता है, और जिस फिजिक्स की दुनिया में आप जा रहे हैं उस फिजिक्स की दुनिया में आपको क्या क्या मिलने वाला है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो ब्लाइंडली नहीं जाते। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे जाते हैं, पर हम लोग जाते हैं तो पहले उसके बारे में सर्च करते हैं कि अगर मुझे जयपुर जाना है तो इंटरनेट पे देखूंगा कि जयपुर में क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कौन से घूमने लायक जगह है। फिर हमारे मन में एक इच्छा होती है कि चलो ये सब चीजें हमको देखनी है, और फिर हम जाके देखते हैं। हमको ज्यादा मजा आता है क्योंकि सबकी कहानियां हम पढ़ के जाते हैं। इसलिए जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो कि फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ने का मजा और ज्यादा आएगा और आपको ये ज्यादा आसान लगेगा कि फिजिक्स की दुनिया कैसी दुनिया है, कितनी अजीब दुनिया है और हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी दुनिया है। तो फिजिक्स की दुनिया का बकायदा एक चैप्टर बना दिया गया, एक छोटा सा एक टॉपिक बना दिया गया, और क्लास 11th में शुरू में इसको ऐड कर दिया गया। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, एक ही टॉपिक है। हम लोग इसको एक पीरियड या 2 पीरियड में खत्म भी कर लेंगे, और इस पर मार्क्स भी बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको जानना भी इंपॉर्टेंट है और इसमें स्कोर करना भी बहुत आसान, बहुत इजी है। और अगर आप इसको जान लेंगे तो साइंस को पढ़ना और फिजिक्स को पढ़ना आपके लिए ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स, ये साइंस का एक ब्रांच है, साइंस। तो साइंस अपने आप में क्या होता है? जब हमारी दुनिया स्टार्ट हुई और लोगों ने सोचना शुरू किया, तो जो आदमी सोच सोच के नए नए प्रिंसिपल बताता था कि अर्थ एक जगह है, इधर से सनराइज होता है, इधर सनसेट होता है, फिर सनराइज होता है, तो अर्थ का चक्कर लगा रहा है सन। कोई सोचने वाला था, उन्होंने ऐसा सोच के बताया। अरस्तु के समय और पुराने समय में ये उस समय कहलाते थे फिलोसोफर, और ये सब क्या कहलाता था? फिलॉसफी, नॉलेज। वो फिलॉसफी में वो नई नई चीजें सोचते थे, बताते थे। तो बाद में हमारा ये नॉलेज बहुत बढ़ गया। जब ये नॉलेज बढ़ गया तो हमने इसकी स्टडी करने के लिए इस नॉलेज के क्लासिफिकेशन शुरू कर दिए कि तुमको ये पसंद है, तुम इस हिस्से को पढ़ो, इसके बारे में सोचो। मुझे ये पसंद है, मैं इस हिस्से के बारे में पढ़ूंगा, इसके बारे में सोचूंगा। और वो एक बड़ा मोटा क्लासिफिकेशन आज तक चला आ रहा है। आप लोग भी उसको जानते हो, आप लोग उसके एक तरफ जुड़े हो। जब आप क्लास 10th पास करके 11th में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आर्ट्स पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे, पूछा जाता है। और आपको ये मालूम है कि साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आर्ट्स और कॉमर्स अलग चीज होती है। तो आर्ट्स और कॉमर्स क्या होता है और साइंस क्या होता है? तो साइंस की स्पेशलिटी क्या है, यहां से हम शुरू करेंगे। आर्ट्स आपको बताता है आपके अंदर एक कला है, एक आर्ट है, उसको आप डेवलप करते हैं। बोलने का आर्ट है, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, लैंग्वेज आप डेवलप करते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आर्ट्स। अगर आप अपनी ड्राइंग, अपनी कला को विकसित कर रहे हैं, ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो आप क्या डेवलप कर रहे हैं? आर्ट्स। ये आर्ट्स होता है। तो साइंस क्या होता है? तो साइंस में हम जो चीजें पढ़ते हैं उस नॉलेज को पूरा का पूरा हमने डेवलप नहीं किया है। किसने डेवलप किया है? शुरू में किसी फिलोसफर ने किसी चीज के बारे में कुछ सोचा कि हम अपने चारों तरफ आकाश में बहुत से स्टार देखते हैं, कभी स्टार इधर दिखते, कभी इधर दिखते, कभी इधर दिखते, मून
भी ऐसा है, सन भी ऐसा है, नदी का पानी ऐसा बहता है। उसने कुछ नियम बनाए, उसने वो नियम बनाए, लिखे या नहीं लिखे, अपने जो स्टूडेंट थे उनको बताया कि मैंने सोचा ऐसा ऐसा होता है, और उसको उसने लिखा, उसके नियमों को लिखा। उसके स्टूडेंट ने उतना तो पढ़ लिया जितना उसके टीचर ने बताया। उसके बाद और उसने उसके आगे सोचा और आगे प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, उसके आगे की बात सोची। जो आगे की बात सोची उसको उसने लिखा, अपने रिजल्ट लिखे कि मैंने अपने जीवन में इतना कुछ देखा, ये वाले एक्सपेरिमेंट किए, मेरे हिसाब से ये वाले लॉ ऐसे 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 होने चाहिए। जैसे अर्थ के चारों तरफ सन नहीं हो सकता है सन के चारों तरफ अर्थ घूमती हो, तब भी सनराइज होगा, सनसेट होगा। ये दूसरे ने सोचा, उसने उसको लिखा, उसके कारण लिखे, उसके प्रूफ लिखे। उसके बाद अगली जनरेशन के जो लोग आए उन्होंने दोनों का लिखा हुआ पढ़ा, तो उन्होंने जीरो से सोचना शुरू नहीं किया। जहां इन्होंने खत्म किया वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया, उसके आगे बढ़ा और उसको लिखा गया। तो हर चीज को लिखा जा रहा है, हर चीज के कारण बताए जा रहे हैं, हर चीज को प्रैक्टिकली सोचा जा रहा है और एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है। ये पूरा सिस्टम कैसा है? ये पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड। कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड। हमने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्या करने के लिए? नॉलेज के लिए। तो इस तरह का जो नॉलेज होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है इसका हम एक शॉर्ट में कहेंगे साइंस। ये क्या चीज है? साइंस। ठीक है। एक आदमी आता है, उसको कुश्ती लड़ना बड़ा अच्छा आता है, सामने कोई भी पहलवान आए वो अपनी ताकत यूज करता है और उसको ऐसे दांव मालूम है कि वो उसको हमेशा चित कर सकता है। ये उसका क्या है? साइंस की आर्ट। हाँ, ये उसका आर्ट है। देखिए आपको डिफरेंस पता लग गया, समझ में आ रहा है? तो ये आर्ट और साइंस में डिफरेंस होता है। तो साइंस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हुए लेकर आते हैं। और किस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं? नॉलेज। किसका नॉलेज? जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं। हमारे चारों तरफ कौन है? हमारे चारों तरफ प्रकृति है, नेचर है। तो हम नेचर को स्टडी करते हैं कि हमारे आसपास कैसे हो रहा है, पानी कैसे बह रहा है, बरसात कहाँ से हो रही है, पानी आता कहाँ से है, जाता कहाँ, हवा कहाँ से आती है, आधा साल हवा इधर से आती है तो बाकी आधे साल इधर से आती है। क्यों? इसी तरह से पेड़ इतना बड़ा हो जाता है और ऊपर की पत्ती उसकी हरी रहती है। क्यों हरी रहती है? उसमें पानी रहता है, पर पानी तो नीचे गिरता है, तो पेड़ में पानी ऊपर क्यों चढ़ता है? ये सब चीजें एक के बाद एक सोचकर लोगों ने कुछ कारण उसके बनाए, लिखा, और ये वाला नॉलेज क्या बना? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। दिस इज साइंस। तो साइंस का बेस क्या है? तो आंसर है साइंस का बेस है नेचर, हमारे आसपास का नेचर। उसी में ही जो हम चीजें देखते हैं वो साइंस होती है। साइंस बाहर से नहीं आती। और सब चीजें तो हमारे आसपास हैं। मंगल ग्रह भी हमारे पास में, मार्स भी है, सन भी हमारे पास है। एक तरफ हमको सन दिखता है, बाकी स्टार दिखते हैं, और पूरा आकाश हमको तारों से भरा हुआ दिखता है। ये सब हमारा नेचर है। तो इसके अंदर हम जितनी भी चीजें स्टडी करेंगे ये सब किसमें आएंगे? साइंस में आएंगे। तो ये साइंस होती है। जब हम साइंस को स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में, तो कैसे स्टडी करते हैं? किस चीज के लिए हम बार बार बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड 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 नॉलेज? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता क्या है? तो साइंस जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है उसके लिए हमने नेचर में जो हो रहा है उसको हम साइंस में साइंटिफिक तरीके से कैसे देखें? तो साइंटिफिक तरीके से नॉलेज लेने के लिए, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5। तब हम जाकर किसी चीज को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, अदरवाइज वो अंधविश्वास है। हमारे पुरखे ऐसा कहा करते थे इसलिए हमको ऐसा कर लेना चाहिए। जैसे सर्दी हो गई है तो सिर में सरसों का तेल लगा लो। क्यों लगा लो? हम नहीं जानते। हमारे दादाजी कहते थे इसलिए लगा लो, देखो आराम तो होता है। ठीक है।
इसी तरह से कुछ और हैं, सावन सोमवार है, जाइए, शिव जी का त्योहार है, जाइए और शिवलिंग पर दूध डाल के आइए। क्या होगा मालूम नहीं। ये साइंटिफिक स्टडी नहीं है, ये अंधविश्वास है। तो साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या होता है, ये हमारा एक बोनाफाइड क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको आना चाहिए। क्लास 11th के लिए इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू भी है कि साइंटिफिक मेथड आप किसे कहेंगे और हम अपने नेचर की स्टडी साइंटिफिक मेथड से कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हमारा पहला स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। स्टडी हम हमेशा किसको करते हैं, नेचर को, पर्सन को नहीं। पर्सनल किसी को स्टडी करना दैट इज साइकोलॉजी या कोई दूसरा ब्रांच, इस तरह से ब्रांचेस अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये जब हम स्टडी करना चाहते हैं अपने आसपास की प्रकृति को, नेचर को, हमारा पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखना। देखने के पहले हम सोच नहीं सकते। क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि हर साल आकाश से पानी टपकता है। कुछ दिन टपकता है, उसके बाद 9 महीने नहीं टपकता, फिर 3 महीने टपकता है, फिर 9 महीने नहीं टपकता। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज, हमने ये देखा कि हमारे घर के पास एक नदी है, उस नदी में पानी लेफ्ट से राइट जाता है। दूसरे दिन देखते हैं कि शायद आज राइट से लेफ्ट चला जाएगा, नहीं जाता। सारी जिंदगी हम देख रहे हैं वो लेफ्ट से राइट ही जाता है। क्यों ऐसा जाता है, स्टडी कर लेंगे, लेकिन पहले तो हमने देखा कि इधर से इधर ही पानी जाता है, फिर हम उसके नियम बनाएंगे। तो पहली चीज क्या है, देखना। तो पहली चीज हम नेचर में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। हम ये देखते हैं कि हर साल सर्दियां आती हैं, हर साल गर्मियां आती हैं। हम ये देखते हैं कि सन एक तरफ से राइज होता है और एक तरफ सनसेट होता है। हम ये देखते हैं कि बरसात के दिनों में हमको कलरफुल रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी बॉल को छोड़ते हैं वो बॉल ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है। बड़ी सिंपल चीजें हैं, पर है ना ऑब्जर्वेशन। ऊपर क्यों नहीं जाता है बॉल, अभी आप सबको रटा हुआ है क्यों नहीं जाता है, लेकिन किसी ना किसी ने पहले ऑब्जर्व किया, उसने देखा जितनी बार भी बॉल को छोड़ता हूं, जितनी बार भी पेड़ से सेब टूटता है, नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, बाजू में क्यों नहीं जाता, नीचे ही आता है, अर्थ की तरफ। तो उसने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा। तो साइंटिफिक मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम उसी चीज को अपनी लैब में दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी लेफ्ट से राइट जाता है, तो मैंने लैब में आके एक ट्यूब बनाई, एक नाली बनाई, उसमें पानी डाला और मैं चाहता हूं कि वो लेफ्ट से राइट जाए। मैंने देखा कि एक ही तरीका है कि लेफ्ट से राइट जाए, कि लेफ्ट वाले को थोड़ा सा उठा दो, तो हमेशा पानी कैसा जाएगा, लेफ्ट से राइट। और पानी डाल के देखा, वैसा जाता है हमेशा। तो ये मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखे, आकाश से पानी टपकता है 3 महीना, कैसे टपकता होगा। हमने एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश की। हमको मालूम है बरसात के पहले खूब गर्मी होती है, तो हमने पानी रखा और स्टोव जलाया, खूब गर्म किया और उसके ऊपर एक ठंडा बर्तन ऐसे रख दिया, ठंडी प्लेट रख दी, तो क्या देखा, स्टीम गई और यहां से पानी टपका, बरसात जैसे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में किसकी नकल कर रहे हैं, नेचर की नकल कर रहे हैं। तो नेचर में जो कुछ होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट करके लैब में अपनी देखते हैं और उसकी कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। बर्तन को ऊंचा करेंगे, बर्तन को ठंडा करेंगे, पानी को ज्यादा उबालेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही वो बरसात शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सब क्या कहलाता है, कंट्रोल।
तो कंट्रोल करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज अवर सेकेंड स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, ये भी हमने किए। इसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सब तरह से किए। एक गोला रखा, उसको हमने माना अर्थ है, एक बल्ब रखा, उसको हमने माना सन है, ऐसा घुमाया चारों तरफ, तो हमने देखा इधर दिन हो रहा है, बल्ब इधर गया, अब रात हो रही है, बल्ब इधर आया, फिर से दिन होता है। अब हमने क्या किया, कंट्रोल्ड, इसको पकड़ा, बल्ब को पकड़ा और अर्थ को ऐसा घुमाया। अब भी देखते हैं वही होता है, जब इधर है तो यहाँ दिन है और इधर अर्थ गई तो यहाँ रात हो गई। तो दिन और रात किसके घूमने से हुआ, दोनों तरफ से हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सन चारों तरफ घूमेगा तभी डे एंड नाइट होगा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर अर्थ चारों तरफ घूमेगी तब भी डे एंड नाइट हो सकता है। तो ये हमने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होते हैं। आप ये मानकर चलिए कि हमारा नॉलेज बुक से कम निकलता है, नहीं निकलता है। हमारा नॉलेज लैब से निकलता है, लेबोरेटरी से निकलता है। एक लेबोरेटरी से और दूसरा दिमाग से। ये दोनों चीजें मिला के नॉलेज निकलता है। बुक क्या करती है, बुक उसको अगली पीढ़ी को बना देती है, लिख के चले जाते हैं। न्यूटन ने अपना नॉलेज लिख के गए, उससे अगली जनरेशन ने उसको और आगे बढ़ाया। ओके, तो सब ने अपना नॉलेज कहां से स्टार्ट किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। पहले अपने चारों तरफ नेचर को देखा। हमने देखा कि सेब नीचे गिरता है, न्यूटन ने देखा, ये क्या चीज थी, ऑब्जर्वेशन। फिर लैब में उन्होंने करके देखा, कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किए, दूसरे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। दो भारी भारी चीजें जब वो ऐसे लटकाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आ जाती है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। वहां से उन्होंने क्या बनाया, जिस चीज के पास मास होगा एक दूसरे को खींचेगी। तो ये एक्चुअली लैब में किया गया, तब इसको बुक में लिखा गया। तो साइंस हमेशा लैब से स्टार्ट हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग उस चीज को लैग करते हैं। हम हर चीज क्या सोचते हैं, पुस्तकों से होती है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज फील्ड से स्टार्ट होती है या लैब से स्टार्ट होती है। ओके, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट हमको कुछ ऑब्जर्वेशन देता है। अब हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी हम बॉल को छोड़ते हैं, 50 बार हमने छोड़ा, 50 बार वो अर्थ की तरफ जाती है। ऐसी क्या चीज है कि वो अर्थ की तरफ ही जाती है। तो ठीक है, सबने सोचा, दिमाग लगाया, और न्यूटन ने भी सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया। उसके पहले कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी सोचा। तो उन्होंने ये सोचा कि इसका कारण जरूर अर्थ के पास कोई ऐसी चीज है जिसके कारण वो फोर्स अप्लाई कर सकती है। अब अर्थ के पास क्या हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि अर्थ के पास मास हो सकता है। मास, अर्थ भारी होती है, उस मास के कारण वो उसको खींचती होगी। ठीक है, अगर मास के कारण खींचते हैं तो मास तो सन के पास भी होता है, तो सन क्यों नहीं खींचता है। बोले क्यों नहीं खींचता है, सन भी खींचता है। सन ने अर्थ को खींच के रखा हुआ है, तो अर्थ सन को छोड़ के जाती नहीं, उसके चारों तरफ घूमती है। इस तरह से धीरे 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 ग्रेविटेशन के बारे में और सोचते चले गए कि स्टार भी घूम रहे हैं गैलेक्सी में, और प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते चले गए। ये जो चीज हमने की, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनिंग। अब ये रीजनिंग दो तरह से की जाती है। रीजनिंग हम करते हैं दो तरह से। रीजनिंग हमने की, जो पानी ऊपर रहेगा और जो पानी नीचे रहेगा, ऊपर वाले पानी के पास ज्यादा एनर्जी होती है, नीचे वाले के पास कम होती है, और कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाना चाहती है, इसलिए पानी ऊपर से नीचे जाता है। और रीजनिंग की कि पानी पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है जो कि उसको नीचे ले जाना चाहता है। जिधर से भी नीचे जाने का रास्ता मिलेगा वो नीचे जाएगा। इसलिए अगर एक नदी में स्लोप है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पानी को ले जाएगा। ये हम अपने आसपास जो कंसेप्ट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है,
उसका एनालिसिस करते हैं, उसका कारण बताते हैं। तो आप अगर पूछेंगे कि ये काम यहाँ पर कैसे हो रहा है, जैसे पानी आकाश में कैसे पहुंच रहा है, तो मैं सोचकर आपको बताऊंगा कि पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल, उसके एक एक पार्टिकल इतनी दूर हो जाते हैं कि उसका वेट बड़ा कम हो जाता है। बाकी एयर का वेट बहुत ज्यादा है, वो एयर नीचे आ जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके वो वाटर के मॉलिक्यूल हमको दिखते हैं, जिसको हम क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड्स है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एनालिसिस किया है, रीजनिंग की है। ये रीजनिंग में कोई नंबर नहीं आया है, लेकिन इस रीजनिंग को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताना, नीचे से ऊपर जाने की क्वालिटी का कारण क्या है, दिस इज क्वालिटेटिव रीजनिंग। वैसे ही तो रीजनिंग दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव। जैसे हमने क्वालिटेटिव रीजनिंग की कि अगर यहां से सनलाइट आ रही है और यहां आप फव्वारा चला दीजिए, यहां आपको 7 कलर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे 7? हमने सोचा, ये सोचा कि ये 7 कलर जरूर पहले सन में रहे होंगे और पानी ने क्या काम किया है, सातों को अलग अलग कर दिया। कहीं भी हमने करके दिखाया कि देखो ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं, यहां फव्वारा चलाता हूं तो यहां भी रंग दिखते हैं, यहां फव्वारा चलाता हूं यहां भी रंग दिखते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि ये रंग सन में पहले से प्रेजेंट होते हैं और पानी इनको अलग अलग कर देता है। ये मेरी रीजनिंग है। जब तक आपको समझ में आता है तब तक आप उस बात को मान लेते हैं। तो मैंने किया क्या है, मैंने उसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताया। ये क्या है, क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग समझ में आया, किसी चीज का कारण बता देना गुणों के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। दूसरा, एक और तरह की रीजनिंग, वो रीजनिंग क्या होती है कि अर्थ या कोई भी चीज दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जोर लगाकर खींचती है, लेकिन अगर हम उस डिस्टेंस को 2 गुना कर दें तो उसकी ताकत कम हो जाती है। 2 गुना कर दें तो ताकत कम हो जाती। कितनी कम हो जाती? अब मैं आप एक्सपेरिमेंट करूंगा, सोचूंगा, रीजनिंग करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिस्टेंस 2 गुना किया है तो ग्रेविटी का फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, पोटेंशियल 2 गुना कम हो जाता है, न्यूक्लियस फोर्स 128 गुना कम हो जाता है। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं, तो ये भी मैंने रीजनिंग की है। ये नंबर, ये जो क्वांटिटीज मैंने बताई हैं, उस कारण से इस रीजनिंग का नाम हो गया क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो रीजनिंग 2 तरह की। जब मैं आपको ये बोलूंगा कि किसी चीज से दूर करने से इसकी जो लगने वाली ताकत है, जो लगने वाला फोर्स है, कम हो जाएगा, तो ये कौन सी रीजनिंग है, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्योंकि मैं एक गुण बता रहा हूं। जब मैं आपको यह बताना शुरू करता हूं कि डिस्टेंस को 2 गुना करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स वीक होगा, तो ये कौन सी रीजनिंग हो गई, क्वांटिटेटिव, क्योंकि मैंने क्वांटिटी डाल दी। तो रीजनिंग के दोनों पार्ट हमको करने हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो 2 तरह की रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये अगला पार्ट हो गया। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया और आकाश में हमने देखा कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनता है, 7 कलर्स रेनबो। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किए, एक सन बनाया लाइट का सोर्स, उसके सामने पानी का फव्वारा लगाया, रेन, और खड़े होके देखा, हमको कलर्स दिखे। ये हमने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने सोचा, रीजनिंग की, सोचा कि क्वालिटी, ये कलर आए कहां से। तो हमने एक रीजन दिया कि ये कलर पहले से ही कहां थे, सन के पास थे, सब इकट्ठे थे, पानी ने सबको क्या कर दिया, अलग अलग।
अब हमको सातों कलर दिखते हैं। ये क्या हो गया? क्वालिटी। फिर हमने आपको ये बताया कि ये चीज हमको तब दिखती है, ये चीज हमको तब दिखती है, उस पार्टिकल में दिखती है जो पार्टिकल हमारे से 42 डिग्री ऊपर है। उसके नीचे वाले पार्टिकल में नहीं दिखती, उसके ऊपर वाले पार्टिकल में नहीं दिखती। सन की रेज सीधी आएंगी, वहां से हमारी आंख में आएंगी। अगर ऐसे 42 डिग्री से आ रही हैं तब तो हमको कलर दिखेगा, और कम या ज्यादा होगा तो नहीं दिखेगा। ये मैंने कौन सी रीजनिंग की? क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई। समझ में आ गया? ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा साइंटिफिक प्रोसेस पूरा नहीं है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल का अर्थ का या ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो ग्रेविटी का फोर्स कब बढ़ता है और कब कम होता है? तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि अर्थ अगर किसी चीज को खींचेगी तो कुछ फोर्स लगा के खींचेगी। मून भी खींचेगा। कौन ज्यादा जोर से खींचेगा? तो हमने अपने दिमाग से बताया अर्थ ज्यादा जोर से खींचेगा। अगर जरूरत पड़ी सन को खींचने की तो सन ज्यादा जोर से खींचेगा। तो जब मैं ऐसे बॉल को ऊपर उछालता हूं तो उसको अर्थ वापस क्यों खींचती है, सन क्यों नहीं खींच लेता? जबकि सन का भार अर्थ से बहुत ज्यादा है, सन की ताकत अर्थ से बहुत ज्यादा है, फिर भी सन हमारी उस बॉल को अपनी तरफ नहीं खींचता है। क्यों नहीं खींचता है? तो मैंने बोल दिया ऐसा भैया, सन बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए कम फोर्स लगाता है। तो बोले अच्छा, कितना दूर होना चाहिए कि वो खींच ले? अब हम फंस गए। इसके लिए फिर हमने क्या किया? इसके लिए हमको आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देना पड़ेगा। हम आपको फॉर्मूला देते हैं कि किसी चीज पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे बॉल का मास है, ये वाला मास खींचने वाली एजेंसी का है। जब अर्थ है तो अर्थ का मास यहां रख देंगे, और सन है तो सन का मास रख देंगे। अब हमने बॉल को ऐसे उछाला, बॉल को हमने उछाला 10 किलोमीटर ऊपर तक हमारा बॉल चला गया, या स्पेसक्राफ्ट को हमने भेजा 10 किलोमीटर ऊपर तक चला गया। तो आर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। एम क्या हो गया? अर्थ का मास। ये तो रॉकेट का मास है, हमने यहां पर रखा, क्या निकाला? फोर्स। कौन लगा रहा है फोर्स को? अर्थ। उसी के लिए हमने एक दूसरा कैलकुलेशन किया। सन से उस समय हमारा बॉल कितना दूर है, उस डिस्टेंस को यहां रखा, सन का मास यहां रखा, और उसके फोर्स को निकाला। अब वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम हो गया, भले मास ज्यादा हो। दोनों फोर्सेस को हमने कंपेयर किया और आपको बता दिया कि देखो भाई, सन से लगने वाला फोर्स कम है, अर्थ से लगने वाला फोर्स ज्यादा है। क्यों? इसके नजदीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लो, तो हमको समझ में आ गया कि अर्थ का फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए अर्थ उसको खींचती है, सन नहीं खींचता। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, हमने कहा ठीक है बढ़ा दो। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दो तो हमने इक्वेशन किया, मैथमेटिक्स लगाई और आपको बता दिया कि अगर आर इतना ज्यादा कर दो कि अर्थ वाला फोर्स कम हो जाएगा और सन वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब वो ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा? सन की तरफ चला जाएगा। ओके, वो बात की बात। पहले हमने आपको ये फॉर्मूला बना के दिया। ये जो फॉर्मूला हम किसी चीज का बनाकर देते हैं, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स फॉर्मूला बनाना। जैसे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया और आपको बताया कि अगर हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार कुछ दूर जाकर रुकेगी। कितनी दूर जाकर रुकेगी? तो हमने बोला कि ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी, जो कि हम 0 कर देना चाहते हैं। ये u वेलोसिटी है जिससे कार चल रही है, और ये a क्या है? ब्रेक का एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। उससे हमको क्या पता लगेगा? कितनी दूर जाकर कार रुकेगी? s।
तो ये मैंने क्या किया, मोशन का मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, फॉर्मूला बनाना कि अगर मैंने एक्सेलरेटर दिया है तो मैं क्या दे रहा हूं, फोर्स। उस फोर्स से हम क्या पैदा करते हैं, तो आंसर है उस फोर्स से हम एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। इस एक्सेलरेशन से हमारे मोटरसाइकिल की वेलोसिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, इस फॉर्मूले से बढ़ती है। जितनी देर तक एक्सेलरेशन देते रहेंगे उतनी देर तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये सब क्या है, ये सब मैथमेटिकल मॉडलिंग है। उसके बिना मेरे एक्सपेरिमेंट अधूरे, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे साइंटिफिक स्टेप में अगला स्टेप होता है। फिर से शुरू कहां से किया, ऑब्जर्वेशन, फिर हमने क्या किए, एक्सपेरिमेंट, फिर हमने सोचा, यहां पर हमारी बुद्धि लगती है और हम क्या करते हैं, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में अपनी रीजनिंग देते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। उसके बाद हमको क्या करना, उसका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाना है, अदरवाइज हमारा काम अधूरा है। वो भी बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन ने बहुत सारे खोज की, बहुत सारे एनालिसिस किए, रीजनिंग दी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए, ये किए, पर कुछ ऐसे वर्क थे जिसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग वो नहीं कर सके। उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो नहीं कर पाए, वो चीजें लॉ नहीं बनी उस समय। बाद में जब उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई, इनको लॉज में शामिल कर लिया गया, दैट बिकम ए साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी किसी भी चीज की कब होती है, जब हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लें। अभी भी पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में पूरा नहीं हुआ। मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं, प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। किस तरह की प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं, मैंने कहा कि यहां से एक स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजिए। आपने कहा कि ठीक है, हमने यहां से उसको उछाल दिया मून की तरफ, बाकी मून खींच लेगा उसको, क्योंकि मून के पास भी तो ग्रेविटी होती है, उसके पास मास होता है, तो मून खींच लेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने उसका फॉर्मूला बनाया हुआ है फोर्स का। कब खींचेगा ये, जब मून वाला फोर्स अर्थ वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसमें कैलकुलेशन की, आर को ऐसा बीच बीच में, ये अर्थ है, ये मून है, तो अर्थ और मून के बीच में, अर्थ मून, ये पहले हमारा स्पेसक्राफ्ट यहां है, ये इधर का डिस्टेंस, ये इधर का डिस्टेंस, दोनों तरफ का फोर्स निकाला। अर्थ का फोर्स ज्यादा था, जब ये यहां पहुंचा तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो गया। उसके बाद जब ये इधर जाएगा तो किसका फोर्स बढ़ जाएगा, मून का, और हमने इसका इंजन बंद कर दिया। अब क्या होगा, हाँ, मून अपने आप खींच लेगा उसको। अब उसको खाली पैराशूट की जरूरत है। एनीवे, पैराशूट नहीं लगता क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, पर उसको उल्टा इंजन चलाना पड़ता है। पर उसको खींचता कौन है, मून। कब खींचेगा, जब वो ये डिस्टेंस पहुंचेगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा इस फॉर्मूले से। मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से 12,000 किलोमीटर है, और मेरे अनुसार अगर इस वेलोसिटी से हम चलते जाते हैं तो 12,000 किलोमीटर तय करने में 4.5 घंटे लगेंगे। तो ठीक 4.5 घंटे बाद हमको उसके इंजन को बंद कर देना है, और उसके बाद वो उसको मून खींचना शुरू करेगा और मून अपने आप खींच लेगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, भविष्यवाणी। ठीक है, अभी हुआ तो नहीं है, ये मैंने भविष्यवाणी कर दी। मेरा बेसिस क्या है, पूरी साइंस मेरा बेसिस है, और ये मैथमेटिकल मॉडलिंग मेरा बेसिस है। इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। एक दूसरी भविष्यवाणी हमने की कि आज हमको सूर्य ग्रहण दिखा है। क्यों, क्योंकि मून अर्थ और सन के बीच में आ गया है। अब दोनों चल रहे हैं, दोनों की स्पीड मेरे को मालूम है, मैं अपने फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूले लगा के मैं फिर निकाल के आपको बताता हूं कि आज से 1 साल 29 दिन के बाद फिर से ये दोनों के बीच में आने वाला है। ये मैंने क्या किया, भविष्यवाणी। किसके बेसिस पे की, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ऐसे ही नहीं करते,
मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से जब हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाती है तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये हमारे प्रेडिक्शन, ठीक है। प्रेडिक्शन का बेसिस क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब हमारा स्पेस क्राफ्ट गया, हमने जो बोला था 4.5 घंटे बाद इंजन बंद कर देना, मून खींच लेगा, उसने 4.5 घंटे बाद इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद कर दिया, अर्थ ने उसको वापस खींच लिया, अर्थ पे आके पटक दिया। तो मेरा फॉर्मूला सही हुआ कि गलत? हो सकता होता है। जो भी साइंटिस्ट फॉर्मूले बनाते हैं 50 बार गलत होता है, तब जाके एक बार करेक्शन कर। तो अगर हमारे इस फॉर्मूले में ये r² आया है तो ये 2 ही क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया? इसके पीछे बहुत मेहनत है, सैकड़ों साल लग जाते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग करने में। तो इस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग सच है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, हम प्रेडिक्शन करेंगे। अगर हमारा प्रेडिक्शन सच हो गया तो हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेक्ट है, और अगर नहीं सच हुआ तो गलत है, फिर हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा होता है। आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे कि साउंड की वेलोसिटी के लिए न्यूटन ने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी, एक फॉर्मूला बनाया था। हम लोग पढ़ेंगे उस फॉर्मूला को। उस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज रखते हैं तो साउंड की वेलोसिटी आती है से 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड। और जब हम एक्चुअल बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आती है 320 मीटर पर सेकेंड। और ये एरर है ऑलमोस्ट 8 to 10%, विच इज ए वेरी लार्ज एरर। तो ये माना गया कि उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेक्ट नहीं। उन्होंने बोला 1 सेकेंड में इतनी दूर आवाज चली जाएगी, नहीं गई। तो हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग के 2 नतीजे हो सकते हैं, या तो वो सही उतरेगी अपने प्रेडिक्शन पे या गलत हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे कि या तो वो वेरीफाई हो गई या फॉल्सिफाई हो गई। तो इसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद क्या होता है, इसका वेरिफिकेशन, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन। और जब हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो उस प्रेडिक्शन का क्या होगा, या तो वो प्रेडिक्शन सही उतरेगा या गलत उतरेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर फॉल्सिफिकेशन हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो, 99 पे पहुंच गए और वहां सांप का मुंह मिल गया, कहां ले जाएगा, नीचे लेके 5 में आ जाएगा, फिर शुरू करो। तो अगर हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग का प्रेडिक्शन फेल हो गया, फिर से शुरू करो। इसलिए बार बार हमको करना पड़ता है, और कोई भी मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। हम लोग तो उसको 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, और यही साइंस है। उसके लिए हमको सालों लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अगर हर जनरेशन साल लगाती जाएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगली जनरेशन को क्या करना है, पिछली ने जहां काम छोड़ा उससे आगे बढ़ना, ये काम करना है। तो यही ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। तो ये फॉल्सिफिकेशन या वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ फॉल्सिफिकेशन होगा तो उसका करेक्शन करेंगे। करेक्शन करके कब तक करेक्शन करेंगे, जब तक वो वेरीफाई हो जाएगा। और इस तरह से जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हमारी साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट। तो हमारी साइंटिफिक स्टडी के कितने स्टेप्स बने, 6। ये 6 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। दैट हाउ डू वी डू द साइंटिफिक स्टडी, या what are the steps of a scientific study? This is a very important question, और ये होना चाहिए। तो ये चीज आप देखेंगे कि हमारे जो विश्वास होते हैं, भले आप उसको अंधविश्वास कहिए या श्रद्धा कहिए या कोई भी कहिए, उससे ये चीज कितनी अलग है, अलग है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस। जैसे अगर हम गणेश जी को दूध पिलाते हैं तो गणेश जी दूध पी जाते हैं, ये क्या चीज है,
अंधविश्वास है, ये साइंस है? अंधविश्वास है, ठीक है। अभी क्लास 11th में आप जाके पढ़ेंगे ये साइंस कैसे साइंस है, देखेंगे उसको, आएगा वो सरफेस टेंशन में ये चीज आएगी, कैपिलैरिटी। ओके, एनीवे, अगर हम ये कर सके, जैसे गणेश जी ने दूध पिया, मैं आपको बोलूंगा लैब में आइए, मैं आपको दिखाता हूं, तो मैंने आपको क्या करके दिखाया, उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा, उसका रीजन क्या है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए एक चम्मच पीने के बाद दूसरा चम्मच नहीं पीएंगे, मैंने क्वांटिटी बताई, ये भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर सकता हूं, मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि सूंड कितनी लंबी होगी तो पिएंगे, छोटी होगी तो नहीं पिएंगे, तो उससे और लंबी होगी तो नहीं पिएंगे, ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग ये भी की जा सकती है, आप ये सब कर लेंगे। अगर मैंने ये सारे स्टेप कर दिए तो दूध पीना क्या हो गया, दैट इज ए साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। और अगर पंडित जी वो साइंटिफिक स्टडी नहीं करते तो वो क्या है, श्रद्धा है, अंधविश्वास है, दैट इज नॉट साइंस। समझ में आ रहा है? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं या नहीं करते। तो कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हम क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या इसकी साइंटिफिक स्टडी हुई है, क्या इसकी साइंटिफिक स्टडी हुई है, तो उसका आंसर अगर यस है तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि तब तो ठीक है। पर अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है तो आपके बोलने से हम क्यों मान लेंगे, वैलिड है बिल्कुल। आज की जनरेशन यही सवाल करती है कि आप ऐसा बोलते हो कि ऐसा ऐसा मत करो, क्यों नहीं करें, क्या उसकी साइंटिफिक स्टडी है? अगर हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ उसकी साइंटिफिक स्टडी है तो आप मान लोगे, और अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं है तो क्यों मानोगे? समझ में आ रहा है? ये साइंटिफिक स्टडी का इंपॉर्टेंस। तो ये होता है साइंटिफिक स्टडी। ओके, इसके बाद दूसरी चीज, दूसरा प्रिंसिपल हम ये पढ़ते हैं कि साइंस में कोई भी चीज की फाइनल थ्योरी नहीं है, नथिंग इज फाइनल इन साइंस, और ये हमारी मानवता के लिए, हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी चीज है। पहले हमारे में ये बहुत कमी हुआ करती थी हमारी ह्यूमैनिटी में, और इसके कारण हमने बहुत सारे हमसे गलतियां हुई। किस तरह से गलतियां हुई हैं? एक साइंटिस्ट शुरू से, चर्च के पुजारी सब ये मानते थे, धार्मिक लोग सब मानते थे कि सबसे महान हमारी पृथ्वी है, बाकी सब ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, हम देखते हैं चक्कर लगाते हैं। रोज सन इधर से निकलता है, ऐसे जाता है, इधर से आता है, इधर से मून निकलता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक आदमी ने बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, अर्थ का सन चक्कर नहीं लगाता, सन का चक्कर अर्थ लगाती है, तब भी डे एंड नाइट होता है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं लगाती, दूसरे प्लेनेट भी सन का चक्कर लगाते हैं। तो हल्ला हो गया। क्या हल्ला हुआ? हल्ला ये हुआ कि ये आदमी चर्च का विरोधी है, धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है, इसको फांसी चढ़ा दी। तो एक अच्छे साइंटिस्ट को हमने खो दिया। क्यों? क्योंकि लोग ये बोलते थे कि जो हम मानते हैं वो फाइनल है, और वही सच है। जबकि अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रूफ हो गया, लेकिन वो आदमी तो चला गया, साइंटिस्ट चला गया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे फ्रिक्शन होते हैं, उस समय क्या, आज भी होते हैं। लेकिन अब हम इस बात पर सुधर गए हैं कि जब भी किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो हम साइंटिफिक मेथड का सहारा लेते हैं कि आप साइंटिफिकली इसको साइंटिफिक प्रोसेस से अगर आप अपनी बात कह सकते हो तो हम मान लेंगे, नहीं तो नहीं, कम से कम ये सहारा है। लेकिन एक लेसन हमको मिल गया कि कोई भी चीज फाइनल साइंस में नहीं मानी जाती है। जैसे लाइट सन से हमारे पास आती है, कैसे आती है? तो न्यूटन ने कहा कि ये एक तीर जैसे आती है। ऐसा तीर चलाया हमने
ये ऐसा गोली जैसे आती है, गोली जैसे शूट करके लाइट आई, आके दीवार से टकराई, दीवार पे लाइट आ गई, बुक से टकराई, बुक पर लाइट आ गई, जिस चीज से टकराई उसका नाम दिया उसने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। कॉर्पुसल दाना, एक पत्थर का टुकड़ा, ऐसे लाइट आती है, ये थ्योरी थी उसकी, सालों तक चली, वैसे ही पढ़ते थे। उसके बाद हाइजन ने अपनी एक प्रिंसिपल लगाया, उसने बोला नहीं नहीं, लाइट ऐसे नहीं आती, लाइट आती है पानी की लहर जैसे, जैसे समुद्र के पानी में लहर आती है, नदी के पानी में लहर आती है। वो पानी जब भरते भरते इस दरवाजे में आएगा तो उस दरवाजे से सीधा मेरे तक नहीं आएगा, चारों तरफ फैलेगा, ऐसा भर जाएगा। और एक्चुअली यही होता है। अगर हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे में यहां पर हमने एक खिड़की को खोला तो लाइट वहां से आकर सिर्फ यहां की दीवार हमको नहीं दिखाती, लाइट यहां से घुसती है तो वहां भी हमको दिखता है, वहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है। यही होता है, यही होता है ना कि आप कमरे में एक खिड़की खोलते हैं तो लाइट सीधा चलती है क्या? वो तो पूरे कमरे में उजाला कर देती है। यानी लाइट मुड़ती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लाइट मुड़ती है। 12th में आप यही पढ़ें कैसे मुड़ती है। जैसे किसी जगह से पानी भरता है और पानी की लहर चारों तरफ फैल जाती है। हमने पानी वहां बाहर बरामदे में डाला, यहां घुस जाएगा, यहां से एक दरवाजा है उधर घुस जाएगा। यही चीज लाइट के साथ होती है। हम सुबह आए, वो दरवाजा हमने खोला, यहां तक लाइट आ जाती है, ये दरवाजा खोला, उस कमरे में लाइट चली जाती है। तो लाइट मुड़ती है क्या? आंसर है यस, मुड़ती है। कैसे मुड़ती है? जैसे पानी मुड़ता है। पानी में क्या उठता है? लहरें उठती हैं। तो लाइट का स्वभाव कैसा है? लहरों जैसा कि तीर जैसा? लहरों जैसा। हाइजन ने ये बताया। तो जो न्यूटन की थ्योरी थी वो फेल हो गई। हाइजन के वेव प्रिंसिपल को हम सब मानने लगे और वेव ऑप्टिक्स नई ब्रांच बन गई लाइट। तो जो हम पहले यकीन करते थे वो बदल गया, दूसरी चीज आ गई। इसका क्या मतलब कि न्यूटन की स्टडी गलत थी? हो सकता है। तो साइंस में आप कभी गारंटी नहीं ले सकते कि मैं जो स्टडी करके आपको दे रहा हूं ये स्टडी बिल्कुल फाइनल है, ये नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। साइंस में थ्योरीज बदलती रहती हैं। अब न्यूटन ने वो थ्योरी बनाई तो हाइजन ने ये थ्योरी बनाई। उसके फिर 50 साल बाद, 100 साल बाद आइंस्टाइन ने दूसरी थ्योरी बनाई। उसने कहा कि भाई जो लाइट है, लाइट फोटोन के फॉर्म में होती है और ये फोटोन एक पैकेट होता है एनर्जी का, और ये पैकेट सन से या कोई भी लाइट के सोर्स से हमारे को ऐसे फेंक के दिया जाता है। फेंक के आता है, कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन, गोली जैसे आता है और इस पर आकर पड़ता है, इसको एनर्जी देता है। और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ये एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाता हूं, इस एक्सपेरिमेंट में जो कुछ हो रहा है उसको आप वेव थ्योरी से प्रूव नहीं कर सकते, ये वाली गोली वाली थ्योरी से प्रूव कर सकते। करके दिखाया। हम लोग भी 12th में पढ़ेंगे। सब बोले कि हाँ भाई बात तो ठीक है। मोस्टली लोग यही करते हैं, जो बता दो ठीक है। तो सबने मान लिया कि हाँ ये बात ठीक है। तो हाइजन का जो प्रिंसिपल था खत्म हो गया। उसके बाद और उस पर ज्यादा डेवलपमेंट हुए। अब हम क्या पढ़ते हैं कि हाइजन का प्रिंसिपल भी ठीक था और आइंस्टाइन का प्रिंसिपल भी ठीक था। लाइट के दोनों नेचर। इस तरह से पहले हम पढ़ते थे मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं मास डिस्ट्रॉय होता है, उससे एनर्जी बनती है, एटम बॉम्ब बनता है। इसलिए साइंस के बारे में एक चीज याद रखिए, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल चाइनीज माल जैसे है, कोई गारंटी नहीं। आज लोगे कल बदल जाएगा, तो हम जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल बदल सकते हैं, ये याद रखिए। अगर किसी ने बोला अच्छा, इसलिए हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम ना उसमें बार बार एक चीज यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट इट शुड हैपन लाइक दिस। मैं नहीं कहता हूं, नेचर नहीं कहता है परमानेंट ऐसा होगा, हम गारंटी भी नहीं लेते। लेकिन हाइजन ने जो वेव प्रिंसिपल बनाया उसके अनुसार ऐसा 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 होना चाहिए और ये हमको नेचर में दिख रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उसके प्रिंसिपल के अनुसार ये होगा।
ये काम कैसे हो गया? तो हमने बताया कि आइंस्टाइन ने एक प्रिंसिपल निकाला था कि एनर्जी बनती है मास से, E = mc², और वो एनर्जी मास के डिस्ट्रॉय होने से जो बनती है वो हम देखते हैं न्यूक्लियर फिशन, एटम बॉम्ब में वो एनर्जी निकलती है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार है। कल को अगर कोई और आएगा बोलेगा नहीं नहीं वो थ्योरी गलत है, एटम बॉम्ब चलता है वो ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी उस कारण से नहीं बनती, इस कारण से बनती है, वो अपनी दूसरी थ्योरी बता देगा। ठीक है, अगर साइंटिफिक मेथड से किया है, हमको समझ में आता है तो ठीक है। सो इससे हमने प्रिंसिपल क्या बनाया? इससे हमने प्रिंसिपल बनाया देयर इज नथिंग एज फाइनल। फाइनल नाम की कोई चीज नहीं होती, हर चीज में प्रोग्रेस होते जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1935 में या उसके आसपास फोर्ड ने काले रंग की कार बनाई, बहुत रिसर्च करके इंप्रूव करके बनाई थी, और उसके बाद स्टेटमेंट क्या दिया था कि इस कार में इतनी खूबियां हैं, इतने इंप्रूवमेंट हमने कर लिए हैं कि अब भविष्य के 100 साल में इससे अच्छी कार नहीं बन सकती। 1935 की गाड़ी, और आज देखिए कारों का क्या हाल है। वो कार कहां की कहां रह गई, एंटीक बन गई। तो वैसे ही साइंस में भी हो सकता है, कोई चीज फाइनल हो कोई जरूरी नहीं, बदल जाए कोई जरूरी नहीं। कई चीजें हजारों साल से नहीं बदल रही हैं, कई थ्योरीज बदल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि पहले जो लोग साइंस में रिसर्च करके गए हैं, फॉर्मूला देकर गए हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध, उससे हटकर कोई प्रिंसिपल ढूंढ सकते हो तो जरूर ढूंढिए, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि वो भी इंसान थे, उनको जो एक चीज समझ में आई उन्होंने अपनी तरफ से बताई। अगर आपको डिफरेंट मिलती है, कोई दूसरा आदमी डिफरेंट बोलता है, तो उसको इस बात के लिए मना मत करिए कि वो तो ऐसा बोल के गया इसलिए तुम्हारी बात गलत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं यही बता रहा हूं कि कलर सन की लाइट में होता है और उसके कारण पानी उसको अलग अलग कर देता है, तो हमको वो कलर अलग अलग दिखते हैं। अगर आप कोई दूसरी थ्योरी लेकर आते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, इस कारण से होता है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं तुम गलत हो, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? वी मस्ट वेलकम न्यू आइडियाज। साइंस कि अगर कोई नया आइडिया आया है उसको हम इस मेथड से देखेंगे, कहीं ना कहीं जाकर अगर वो कट गया तो कट गया, और अगर वो पूरा उतर गया ठीक, तो वो मेथड ठीक, पुरानी थ्योरी गलत। इस तरह से हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए नए आइडियाज को वेलकम करने के लिए। ओके, दिस इज दैट देयर इज नथिंग एज फाइनल। उसके बाद हम जो साइंस पढ़ते हैं उस साइंस को हम लोग मोटे मोटे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग उसके कुछ के नाम जानते हैं। वन इज फिजिक्स, वन इज केमिस्ट्री एंड वन इज बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे हमको नेचर का पूरा ज्ञान मिलता है, पूरा नॉलेज मिलता है। फिजिक्स में हमारे नेचर के आसपास जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको बेसिक साइंस बोलते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स पर ही केमिस्ट्री डिपेंड करती है। फिजिक्स के प्रिंसिपल से केमिस्ट्री बनती है। फोर्सेस एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी एक्सप्लेन करते हैं, उससे हम केमिस्ट्री के रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, फिर केमिस्ट्री की ब्रांच को डेवलप करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं और ये तीनों साइंस की ब्रांचेस कहलाती हैं। मैथमेटिक्स इज ए टूल, इट इज नॉट ए साइंस, इट इज ए टूल। वो ऐसे टूल हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट गिव हेल्प फॉर कैलकुलेशन, दैट गिव विंग्स टू आवर कैलकुलेशंस। भले वो फिजिक्स की कैलकुलेशन हो, भले केमिस्ट्री की कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स हर ब्रांच को हेल्प करती है। भले वो कॉमर्स हो, कॉमर्स का आर्ट है, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज आर पार्ट्स ऑफ साइंस। तो इसमें से फिजिक्स क्या होता है? तो आंसर है फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ
नेचर। नेचर एंड इट्स फिनोमिना। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में पढ़ी जाती है? फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ी जाती है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे हम उसको बहुत आसान कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसको किस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं उसके लिए हमने दो मेथड बनाए। ये दो मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं और हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। विल जस्ट टेक 5 मिनट्स टू डू इट। ओके, ये दो मेथड कौन से हैं? इसमें ये जो दोनों मेथड हैं इनको कहते क्या है? इनको हम कहते हैं थ्रस्ट एरियाज। थ्रस्ट मतलब क्या? जोर लगाना। थ्रस्ट एरियाज मतलब जोर लगाने वाले एरिया। तो जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो किस तरीके से पढ़ने के लिए हम जोर लगाना चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट एरियाज ऑफ स्टडी फॉर फिजिक्स। ये दो थ्रस्ट एरियाज क्या होते हैं, किस तरह की मेथोडोलॉजी हम इसमें अपनाएंगे? दिस इज a very important question. पहला क्वेश्चन, what are the two thrust areas? तो हमारा आंसर है first thrust areas is unification and second thrust area is reductionism. ये किसके thrust areas हैं? Thrust areas in study of physics. ओके, अब देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है। जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे। हर क्वांटिटी का हम एक ना एक मेजरमेंट बना लेते हैं, एक साइज बना लेते हैं, एक नाप बना लेते हैं। अब हर कंट्री में, हर सिचुएशन में अलग अलग लोग एक ही चीज को नाप रहे हैं, लेकिन सब ने अपने अपने नाम बनाए हुए। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं गांव की एक दुकान में, तो बोलते भैया धोती दे दो। अच्छा, कितनी लंबी धोती चाहिए? तो 6 हाथ चाहिए। 6 हाथ ये, तो वो ऐसा करके नापता है, 6 हाथ की धोती उसको दे देता है। तो दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है कि धोती दो, तो बोलता है कितना? तो बोले 2.5 मीटर। उसने लंबाई के लिए क्या यूज किया? मीटर। पहले वाले ने क्या यूज किया? हाथ। तीसरा आदमी आएगा, वो गज के हिसाब से भी मांग सकता है। तो दुकानदार के लिए बड़ा मुश्किल काम, उसको सब तरह के मेजरमेंट रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आसानी कब होगी? जब सब लोग एक ही भाषा यूज करें, यूनिट भाषा यूज करें, यूनिफिकेशन। तो हमारे पढ़ने की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सबके लिए एक, सबके लिए एक तरह की यूनिट अगर होगी तो हमको आसानी होगी। ये हमारा थ्रस्ट एरिया होता है। क्या मतलब इसका? जैसे हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। कहाँ पढ़ा? हीट में पढ़ा। हमने किसी चीज को गर्म किया, उसको एनर्जी मिली, और उस एनर्जी को हमने नापा, उसका नाम रखा कैलोरी। ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने, दूसरे आदमी ने मैकेनिकल वर्क करके देखा। एक मास लिया, उस मास को ऐसा धक्का लगाया, उतनी दूर तक घसीट के ले गया, उसने वर्क किया, उसकी एनर्जी खर्च हुई। उसने उस एनर्जी का कैलकुलेशन किया और उसने यूनिट रखी जूल। ठीक है। उसके बाद हमने अपने घर में मीटर लगवाया, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड वाले बिल भेजते हैं, उसमें लिखा रहता है आपने एनर्जी खर्च की है। कितनी खर्च की है? 200 किलोवाट आवर। तो एनर्जी के लिए यूनिट क्या हुआ? कैलोरी, किलोवाट आवर, जूल। सब डिपार्टमेंट वाले अपना अपना यूज करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको तीनों स्टडी करने पड़ते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम है, कठिन हो गया।
फिजिक्स क्या चाहती है? आसान करना। तो वो क्या चाहेगी? यूनिफिकेशन, कि सब एनर्जी का एक ही नाम रख दो, भले वो एनर्जी केमिकल से बनी हो, भले वो एनर्जी हीट से बनी हो, भले वो एनर्जी मैकेनिकल वर्क करके बनी हो, भले वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो। हर एक को अगर हम एक ही नाम दे देंगे तो जो हमको 4 चीजें पढ़नी पड़ती है उसकी जगह एक चीज पढ़नी पड़ेगी, तो आसान हो जाएगा पढ़ना। ये चीज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल। तो हमारी फिजिक्स जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है उसको हम कैसे इजी कर सकते हैं? यूनिफिकेशन प्रिंसिपल से। ये हमारा यूनिफिकेशन प्रिंसिपल है। क्या यूनिफिकेशन प्रिंसिपल है? कि एक टाइप की क्वांटिटी का एक टाइप का यूनिट होना चाहिए, 4 तरह का नहीं। अब बात समझ आ रही है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल हमको क्या करता है? डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर मस्ट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन मिनिमम लॉ। ये मैंने अभी आपको यूनिट के बारे में बताया। अब लॉ के बारे में देखिए। जैसे कि ग्रेविटी का एक लॉ है। इस ग्रेविटी के लॉ से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज है एप्पल नीचे गिरता है, एप्पल के नीचे गिरने का नियम हमने लिख दिया, नियम पूरा काम कर लिया। फिर हमने बताया चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूमता है, द मून इज मूविंग अराउंड अर्थ, व्हाट इज लॉ अबाउट इट। तो उस लॉ के बारे में हमने लिखा। वो लॉ किसके लिए है? मून और अर्थ के लिए। उसके बाद हमने ये बोला कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसका एक लॉ है। इस तरह से हमने 10 तरह के अलग अलग लॉज बना दिए। तो हमारी स्टडी उतनी बढ़ गई, उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन हम सब चीजों को सिर्फ एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे सेब का गिरना उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, सैटेलाइट का घूमना, और रॉकेट का, स्पेसशिप का अर्थ को छोड़कर दूसरे में जाना, हर चीज हम किससे एक्सप्लेन कर लेंगे? ग्रेविटेशन लॉ से, एक ही लॉ से। तो बहुत सारे फिनोमिनास को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, ये क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। यूनि मतलब 1। बहुत सारे यूनिट्स को एक ही यूनिट में एक्सप्रेस करना, दैट इज यूनिफिकेशन। बहुत सारे फिनोमिनास को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, दैट इज यूनिफिकेशन। तो ये सब क्या होते हैं? यूनिफिकेशन। ओके, तो ये है यूनिफिकेशन। दूसरी चीज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं? अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्टडी करना है और वो इतनी बड़ी प्रोसेस है कि हमको समझ में नहीं आती है, जैसे कोयले से बिजली बनना, कोल कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? ये फिजिक्स के इसमें प्रिंसिपल लगते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? तो फिजिक्स पढ़ने का हमारा तरीका क्या है? फिजिक्स पढ़ने का हमारा तरीका है कि इस पूरी प्रोसेस के आप टुकड़े कर दीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको रिड्यूस कर दो। जैसे पहला काम हमने पढ़ा, कोयले को जलाएंगे। कोयले को जलाने से C+O2 CO2 बनेगा और हीट निकलेगी। वो हीट एक एनर्जी है। इतना समझ में आता है? एक पार्ट खत्म। दूसरा, उस हीट को हमने वाटर को दिया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया और स्टीम में कन्वर्ट होके उसमें प्रेशर आ गया। बात समझ में आती है? दूसरा पार्ट खत्म। फिर जब स्टीम में प्रेशर आता है तो हम उसको, स्टीम को उसके एनक्लोजर से निकाल के एक टरबाइन पर, टरबाइन के ब्लेड पर उसको डालते हैं। तो ये उसको ऐसे हिट करती है और ये टरबाइन ऐसे घूमने लगती है। द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये भी समझ में आ गया? ठीक है।
अब जब ये ऐसे घूमेगी तो इसके साथ एक शाफ्ट लगा के हमने यहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दिया, डायनेमो। तो डायनेमो घूमता है। डायनेमो के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तार को हम ऐसे घुमाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमको घुमाने के लिए ताकत चाहिए थी जो टरबाइन ने दी। तो जब ये डायनेमो घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। शुरू कहां से किया था? कोयले से। अब ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। हमने इस प्रोसेस को क्या करके आपको समझाया, छोटा छोटा कर। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटा छोटा करके पढ़ने का तरीका है, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब रिड्यूस करना, छोटी छोटी प्रोसेस में करना। तो फिजिक्स को स्टडी करने के दो तरीके, दो थ्रस्ट एरियाज कौन से होते हैं? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। आपके नोट्स में लिखा है यूनिफिकेशन टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और द मिनिमम लॉज। एक लॉ पे आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, इस दुनिया में कौन सा फोर्स प्रोमिनेंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या ग्रेविटेशनल, बस उसी से पूरी दुनिया का हर काम होता है। ऐसा क्यों सोचा हमने? हम ये भी बोल सकते थे हम मस्कुलर ताकत लगाते हैं, मसल से, वो भी एक फोर्स है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन, वो भी एक फोर्स है। इसी तरह से बॉयंसी एक फोर्स है, विस्कोसिटी एक फोर्स है, इलास्टिसिटी एक फोर्स है। इतने सारे फोर्स होते हैं, फिर हम कैसे बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं ऐसा कि एक फोर्स है? क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं? यूनिफिकेशन। हम इजी करना चाहते हैं चीजों को। फिजिक्स में हम चाहते हैं, आइंस्टाइन की बहुत इच्छा थी कि वो हम जो 3 या 4 फोर्स बोलते हैं, वो उनका कहना था कि 4 भी नहीं होते, इस दुनिया में एक ही फोर्स होता है और उसी से पूरी दुनिया चलती है। पर वो उन्होंने उसकी थ्योरी बनाई, स्ट्रिंग थ्योरी बनाई, दूसरी थ्योरीज बनाई। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे कि सिर्फ एक फिनोमिना से हम ग्रेविटी को भी एक्सप्लेन करते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं, उसी से दुनिया के हर फोर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं, सिर्फ एक थ्योरी से। फिजिक्स कितना आसान हो जाता है। तो फिजिक्स को आसान करने के लिए, फिजिक्स की स्टडी करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यूनिफिकेशन। कम से कम करो, कम से कम कॉम्प्लिकेशन करो, चीजों को छोटे से छोटा करो। एक फॉर्मूला याद करो, उसी फॉर्मूले पे आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो हम कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं? यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म आप समझ गए? टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिगर और कॉम्प्लेक्स system, the property of its small constituents must be studied. This principle is known as reductionism. तो ये दो थ्रस्ट एरियाज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? थ्रस्ट एरियाज। ठीक है। सो व्हाट आर थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। दोनों समझ गए क्या क्या होते हैं? तो ये दो थ्रस्ट एरियाज, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं और ये आपको याद करना। ठीक है। तो आज हम लोग यही करते हैं। इसके बाद फिजिक्स कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी से बड़ी चीज की स्टडी करती है, कितनी छोटी से छोटी इस चीज की स्टडी करती है, इसको हम कहेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप मतलब कितनी बड़ी चीज की स्टडी करना, कितनी छोटी चीज की स्टडी करना। तो बड़ी से बड़ी चीज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं पूरा यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा साइज होता है, 10⁻25 मीटर। 10 के बाद कितने जीरो लगाने? 25। इसी फिजिक्स में जो कि 10⁻25 मीटर वाली चीज को स्टडी कर रही है, हम एटम को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है? 10⁻⁻14
मीटर, इतना छोटा। तो इसमें जो चीजें हमको आंख से दिखती हैं उस साइज को हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपी। जो चीजें आंख से नहीं दिखती हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपी। तो फिजिक्स के स्कोप में दोनों चीजें आती हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। द लार्जेस्ट थिंग वी कैन स्टडी इज as large as 10 to the power 25 meter. What is this? Universe. यूनिवर्स की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, कितना होता है? 10 to the power -14 मीटर। इतने बड़े से इतने छोटे तक ये जो साइज का वेरिएशन है, ये क्या है? ये है स्कोप, स्कोप ऑफ फिजिक्स। So, what is scope of physics? Scope of physics is that in physics we study macroscopic as well as microscopic quantities. The size may be very large as size of universe. The size may be very small as size of electron. Similarly, this may be very large mass of universe, mass of electron. So this is known as scope. Scope का मतलब आप समझते हैं? जैसे कोई बोलता है कि मैं उस कंपनी में नौकरी के लिए जा रहा हूं, वहां का स्कोप क्या है? तो वो बोलेंगे भैया 5,000 पे शुरू करोगे, प्रमोशन होते 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 50,000 तक जा सकते हैं। ये स्कोप है। दूसरी कंपनी का क्या स्कोप है? भाई वो तो अमेरिकन कंपनी है, अगर तुम अच्छा काम करोगे, शुरू तो 5,000 से करेंगे, लेकिन अच्छा करते करते प्रेसिडेंट बन जाओगे, 5 लाख रुपए तक तुम्हारी तनख्वाह होगी। तो वहां का स्कोप क्या हुआ? 5,000 से 5 लाख। पहली कंपनी का क्या था? 5,000 से 50,000। ये जो रेंज होता है, इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? स्कोप। तो फिजिक्स का स्कोप क्या है? इतने बड़े से लेके इतने छोटे तक, ये स्कोप है। समझ में आया? सो व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स? इसका आंसर अब आपका तैयार हो गया। सो अब हमने क्या क्या तैयार कर लिया? व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। इतनी चीजें आज हमारी तैयार हो गई, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में